हेलो फ्रेंड्स, आईआईएफएस के मॉड्यूल 1 का चैप्टर नंबर 8 हम लोग अब पढ़ने वाले हैं अभी। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि एफडीआई क्या होता है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति, ठीक है, कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी जब हमारी इंडियन कंपनी में यहाँ पे शेयर खरीदती है ना, उस वहाँ पे पैसे लगा के वहाँ पे शेयर खरीदती है, हमारी इंडियन कंपनी की मैनेजमेंट में यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है, तो उसे हम बोलेंगे एफडीआई, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है एफडीआई। एक एग्जांपल से अच्छे से समझेंगे कि एक कंपनी ए है, ये है कंपनी ए जो कि यूएस की है, और ये हमारी इंडिया की कंपनी है, रिलायंस कंपनी, ठीक है। तो मिस्टर ए ने क्या, सॉरी, कंपनी ए बोले, मिस्टर ए बोले, चाहे व्यक्ति हो चाहे कंपनी हो, जो भी हमारी इंडियन कंपनी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए या मैनेजमेंट पर्पज के लिए यहाँ पे शेयर खरीदेगा, तो उसे हम एफडीआई बोलेंगे। तो मान लीजिए ये मिस्टर ए है, उन्होंने क्या किया, हमारी रिलायंस कंपनी में यहाँ पे शेयर खरीदे है और एफडीआई किया है, और एफडीआई किया मतलब क्या, उसकी मैनेजमेंट में यहाँ पे हिस्सा लिया है। अब क्या होगा, ये अब जो रिलायंस कंपनी की जो मैनेजमेंट टीम है, जब भी उन्हें कोई अपनी मैनेजमेंट में बदलाव करना होगा या जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा, जब भी उनकी मीटिंग होगी, तब उन्हें मिस्टर ए को बताना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा, उनका जो भी व्यू है, उनका जो भी डिसीजन है उसे मानना पड़ेगा, मतलब उनको कंसिडर करना पड़ेगा, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को यहाँ पे कंसिडर करके फिर यहाँ पे डिसीजन लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है एफडीआई इन शॉर्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही काफी है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है आपका एफडीआई, है ना। आगे हम देखेंगे एफडीआई में कौन कौन से सेक्टर में हमें कितना कितना एफडीआई अलाउड है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट मेड इन अ कंट्री बाय अ फॉरेन इन्वेस्टर ऑफ अ कंपनी टू कंट्रोल द ओनरशिप ऑफ एन एंटिटी। अब कोई फॉरेन कंपनी, ज्यादातर यहाँ पे लोग नहीं करते, क्योंकि लोग जो करते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में करते हैं, तो कंट्री, दूसरे देश की जो कंपनी होती है वो एफडीआई ज्यादा मात्रा में यहाँ पे करती है, ताकि जो दूसरी एंटिटी, एंटिटी मतलब जो हमने देखा रिलायंस कंपनी, ताकि जो कंपनी है जिसने हम जिसके शेयर हम लोगों ने खरीद रखे हैं, उसकी ओनरशिप में यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सके। It is a key engine of economic growth, assisting in maintaining high growth rates, enhancing productivity and generate the employment। अब बोल रहे हैं कि हमारी जो इकोनॉमी चलती है उसका, उसके लिए एफडीआई बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि अगर एफडीआई बाहर के लोग करेंगे तो हमारे देश में फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेन करेंसी मतलब यहाँ पे वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पे अपनी ब्रांचेस लगाएंगे, यहाँ पे अपने टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हर एक यहाँ पे लोगों को नौकरियां मिलेगी, या लोगों को पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, ग्रोथ रेट हमारी अच्छी रहेगी, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। अ फेवरेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड स्टेबल बिजनेस एनवायरमेंट प्रमोट एफडीआई इन्फ्लोस। अब एफडीआई लोग क्यों करेंगे, एफडीआई लोग क्यों करते हैं, दूसरे देश की कंपनी जो है हमारे देश की कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहती है, प्रॉफिट कमाना चाहती है, ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है एफडीआई, अपना एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए, कि वो होता है कि बिजनेस एनवायरमेंट, आपको बिजनेस एनवायरमेंट अच्छा देना होगा, यानी कि आपको ईज ऑफ डूइंग देना पड़ेगा, आपको जो पॉलिसीज है, जो रूल्स रेगुलेशन है कंपनीज के लिए, वो अच्छी बनानी पड़ेगी, वो आसान बनानी पड़ेगी। फिर और कौन सी बातें होती है कि फेवरेबल पॉलिसी फ्रेमवर्क, है ना, आपको ऐसी ऐसी पॉलिसीज देनी पड़ेगी जिस ताकि लोगों को लगे हाँ, इंडिया में इन्वेस्ट करने से हमारा फायदा होता है, हमें बिजनेस करने में भी आसानी होती है, तो हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। आपको क्या क्या फैसिलिटी देनी पड़ेगी, आपको अच्छी पॉलिसीज देनी पड़ेगी, फेवरेबल और स्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट देना पड़ेगा। कभी ऐसा ना हो कि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है या लॉस होता है तो बहुत ज्यादा होता है, नहीं, आपको स्टेबल यहाँ पे, स्टेबिलिटी यहाँ पे देनी पड़ेगी इन्वेस्टर्स को। The Indian government has been implementing a series of changes intended at liberalizing and simplifying FDI policy in its attempt to optimize the ease of doing business in the nation, which would culminate इन इंक्रीज एफडीआई इन्फ्लोस, है ना। हमने देखा कि वही बात बात रिपीट है कि एफडीआई को अगर आपको अट्रैक्ट करना है, अगर ज्यादा से ज्यादा एफडीआई आपको चाहिए, तो आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर बोल रहे डिफेंस, कंस्ट्रक्शन, ब्रॉडकास्टिंग, सिविल एविएशन, प्लांटेशन, ट्रेड, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, सैटेलाइट इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन, द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज आर अमॉन्ग सेक्टर्स दैट हैव बीन लिबरलाइज्ड। अब एफडीआई यहाँ पे लिबरलाइज कर दिया है इन सेक्टर को, मतलब इन सेक्टर में अब एफडीआई अलाउड है। इन सेक्टर में अब जो दूसरे देश की कंपनीज है वो यहाँ पे एफडीआई कर सकती है, कितनी मात्रा में कर सकती है आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो डिफेंस, ये सारे सेक्टर्स के नाम रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आगे हम वैसे भी देखने वाले इसे। अब आगे बोल रहे हैं कि नेट एफडीआई हैज इंक्रीज फ्रॉम 3.7 बिलियन डॉलर इन 2004-5 टू 36.6 बिलियन डॉलर्स बाय 21-22। अब नेट एफडीआई मतलब क्या, नेट एफडीआई मतलब जितनी
मतलब आपके देश में उतना पैसा आ रहा है ना, जितना पैसा आ रहा है और जितना पैसा जा रहा है उसके डिफरेंस को हम लोग बोलेंगे नेट एफडीआई। तो वो बढ़ गया था, कितना बढ़ गया था, वो 2004 से लेके 2021 के बीच में कितना हो गया था, तो इतना है 36.6% या 36.6 बिलियन डॉलर इतना बढ़ गया था। फिर बोल रहे हाउ एवर इन 2021-22 द नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया रीच 36.6 बिलियन डॉलर, 16.7% लोअर कंपेयर टू द ईयर अर्लियर। अब बोल रहे कि 2004 के कंपैरिजन में 2021-22 में एफडीआई जो है, नेट एफडीआई वो बढ़ तो गया था, लेकिन दो उसके पहले के साल की मतलब 2020-21 में, 2020-21 के जितना एफडीआई यहाँ पे मिला था उसके कंपैरिजन में 21-22 का नेट एफडीआई यहाँ पे कम था। क्यों कम था? क्योंकि कोविड रहा है ना, कोविड की वजह से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था, एफडीआई था, लोगों के बीच अनसर्टेनिटी थी, लोगों को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, तो लोगों ने एफडीआई करना थोड़ा कम कर दिया था। अब एफडीआई के रूट कैसे है, मतलब एफडीआई अगर दूसरी कंपनी को हमारी इंडियन कंपनी में यहाँ पे शेयर खरीदने हैं, मैनेजमेंट में हिस्सा लेना है, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए दो रूट्स होते हैं। एक तो होता है आरबीआई का ऑटोमेटिक रूट होता है और दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट। ठीक है, तो अब ये रूट होता क्या है ये हम समझेंगे। अब ऑटोमेटिक रूट में क्या होता है? ठीक है, ऑटोमेटिक रूट में होता है एफडीआई इज परमिटेड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट or the RBI in all activities sectors specified in the Government of India's consolidated FDI policy, amended from time to time। अब सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एक लिस्ट बनाई है कि इन इन सेक्टर्स में अगर यहाँ पे सेक्टर्स के अलग अलग नाम दे रखे हैं कि इन सेक्टर्स में अगर किसी फॉरेन कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है, एफडीआई करना है, तो उसे आरबीआई की मतलब उसे गवर्नमेंट की उस पर्टिकुलर फील्ड में जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसकी परमिशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है तो हर कोई अपने मन से करेगा, फ्रेंड्स रिस्ट्रिक्शंस हर जगह पे लगी हुई होती है। उनको भी आगे आरबीआई के जो हमारे लोकल हेड ऑफिसेस होते हैं वहां पे उनको बताना पड़ता है कि कब मुझे जो कंपनी ने शेयर इस रूट के तहत अगर हमारी इंडियन कंपनी ने शेयर खरीदे हैं, शेयर मतलब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया है, इन्वेस्टमेंट लिया है, तो उसे आरबीआई को बताना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, फर्क इतना ही है कि आपको जो जो वो कंसर्न गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, ठीक है, उससे आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी ऑटोमेटिक रूट के तहत। ठीक है, तो आगे बोल रहे हैं कि द इंडियन फर्म दैट रिसीव्स एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट मस्ट फॉलो द टर्म्स ऑफ द एफडीआई पॉलिसी इंक्लूडिंग रिपोर्टिंग द एफडीआई एंड इश्यूइंग शेयर्स टू द आरबीआई। है ना, मैंने बोला ना आपको कि अगर आपने ऑटोमेटिक रूट के तहत एफडीआई यहाँ पे लिया है इंडियन कंपनी ने, तो उसे ये एफडीआई पॉलिसी में लिखा है कि आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आरबीआई के जो लोकल हेड ऑफिस है, उस कंपनी का हेड ऑफिस जिस भी एरिया में पड़ता है, हमारी इंडियन जो इंडियन कंपनी हमारी जिसने एफडीआई लिया है उस इंडियन कंपनी का लोकल हेड ऑफिस जिस भी एरिया में गिरता है, उस एरिया के आरबीआई के लोकल हेड ऑफिस को वहां पे उनको बताना पड़ता है। द इन्वेस्टर मस्ट फॉलो अ टू स्टेज रिपोर्टिंग प्रोसेस है, टू स्टेज रिपोर्टिंग प्रोसेस है फ्रेंड्स। कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, ये जो चैप्टर है ना वहां से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछेंगे कि एफडीआई जो इंडियन कंपनी एक्सेप्ट करती है उसे किसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसे ऑटोमेटिक रूट के तहत उसे गवर्नमेंट अथॉरिटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा, उसे डायरेक्टली आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा, या उसे अपनी हेड ऑफिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा? नहीं, उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा आरबीआई की लोकल हेड ऑफिस को। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। दी फर्स्ट, तो ऐसी कौन सी प्रोसेस है जो हमारी इंडियन कंपनी को यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी? तो वो है दी फर्स्ट, द इंडियन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दी, यहाँ पे इन्वेस्टर्स को दे रखा है, लेकिन इन्वेस्टर्स और चाहे कोई भी करे, इन्वेस्टर्स करे या इंडियन कंपनी करे, लेकिन रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। द इंडियन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट रीजनल ऑफिस कंसर्न ऑफ द आरबीआई अंडर हुज jurisdiction its registered office is located within 30 days of receipt of share application money amount of consideration from the नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होती है कि अगर इंडियन कंपनी ने ऑटोमेटिक रूट के तहत यहाँ पे एफडीआई लिया है तो उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा, जो भी जिस मतलब उसका हेड ऑफिस जिस भी आरबीआई की लोकल हेड जो आरबीआई का रीजनल ऑफिस है, लोकल रीजनल ऑफिस है, उसके अंडर पड़ता है, तो उसको उस आरबीआई के लोकल रीजनल ऑफिस को जाके वहां पे बताना पड़ेगा कि अगर उसने कोई शेयर एप्लीकेशन मनी यहाँ पे लिया है, मतलब शेयर एप्लीकेशन, हम शेयर खरीदने से पहले क्या होता है ना, बहुत सारी वहां पे टाइप होती है कि जब भी शेयर कंपनी पहली बार इश्यू करती है तो वो पहले शेयर एप्लीकेशन मनी लेती है, उसके बाद वो शेयर अलोकेट करती है, जितना अलोकेट करती है फिर उतने पैसे लेती है ना, ऐसे पार्टीशन में मतलब यहाँ पे एकदम से आप शेयर में पैसे नहीं लगाते हो। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे स्टेप्स होती है, प्रोसेसेस होती है। तो सबसे पहले जब आप शेयर एप्लीकेशन मनी यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे फॉरेन इन्वेस्टर्स की, और या आप अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन मतलब कि फाइनल अमाउंट, अब आपने शेयर अलोकेट किए हैं, अब आपको उससे फाइनल अमाउंट यहाँ पे लेना है, या दोनों में से जो भी पैसे आप लोग लेते हो
तो आपको 30 दिन के अंदर जो भी आरबीआई का रीजनल ऑफिस है, कंसर्न ऑफिस जिसके अंडर इंडियन कंपनी का हेड ऑफिस आता है, तो उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स। फिर दूसरा आता है, अपॉन इश्यू ऑफ शेयर्स टू द नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन विद द फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट रीजनल ऑफिस कंसर्न ऑफ द आरबीआई। वही कह रहे हैं कि पहली बार जब आप एप्लीकेशन के मनी लेते हो, या पहली बार जब आपने शेयर दिए और आपने पूरे पैसे जो पूरा एफडीआई है पूरे पैसे इन्वेस्टर से ले लिए, तब आपको रिपोर्ट करना है। और दूसरी बार कब आपको रिपोर्ट करना है, कि जब आप शेयर इशू कर देंगे, आपने पैसे तो ले लिए, अब शेयर आपके नाम कर देने हैं, तब आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है कि कितने शेयर आपने अलोकेट किए हैं, कितने पैसे आपने लिए हैं, ठीक है, कितना मैनेजमेंट में हिस्सा आपने दिया है, ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट में लिख के आपको वो आरबीआई को देनी पड़ेगी। ठीक है, ये होता है ऑटोमेटिक रूट के तहत। अब आता है गवर्नमेंट रूट। तो गवर्नमेंट रूट में क्या होता है, गवर्नमेंट रूट में अगर किसी फॉर विदेशी कंपनी को हमारी इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसे वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी होती है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, उसे यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन एक्टिविटीज नॉट कवर्ड बाय ऑटोमेटिक रूट रिक्वायर्स प्रायर गवर्नमेंट परमिशन, है ना। ऐसे सेक्टर जो ऑटोमेटिक रूट के तहत नहीं आते हैं, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की परमिशन यहाँ पे चाहिए होती है। प्रपोजल्स फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू द गवर्नमेंट रूट आर रिव्यूड बाय द रिलीवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो मतलब अगर डिफेंस में अगर आपको लेनी है, सिंपल सा मतलब, तो आपको डिफेंस मिनिस्टर या डिफेंस डिपार्टमेंट जो होता है उसकी परमिशन यहाँ पे लेनी पड़ेगी। फिर प्रपोजल्स इन्वॉल्विंग अ टोटल फॉरेन इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ मोर देन 5,000 करोड़ रिक्वायर्स क्लियरेंसेस फ्रॉम द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब मान लीजिए कोई एक कंपनी है दूसरे देश की, वो चाहती है कि इंडिया की कंपनी में शेयर खरीदे, और उस शेयर खरीदने के बाद पूरा जो प्रॉपर्टी, पूरे जो इन्वेस्टमेंट होता है, वो अगर 5,000 करोड़ से 5,000 करोड़ से भी ज्यादा होता है, तो उस पर एक हमारी इंडिया में एक कमेटी बिठाई जाएगी, कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, कैबिनेट कमेटी बिठाई जाएगी, और वो डिसाइड करेगी कि कितना इन्वेस्टमेंट देना है, कहाँ कैसे देना है, कैसे शेयर उनको अलोकेट करने हैं। अगर 5,000 करोड़ से कम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो उसके लिए कमेटी बिठाने की जरूरत नहीं है। फिर बोल रहे एफडीआई फ्रॉम पाकिस्तान इज ऑल्सो प्लेस्ड अंडर द गवर्नमेंट रूट। पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान से जो भी एफडीआई आता है हमारा, तो उसको भी यहाँ पे चाहे कितना भी, 1 रुपए का हो चाहे 1 लाख का हो, कितना भी हो, तो उसे गवर्नमेंट रूट के तहत यहाँ पे लगाया गया है। फिर यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे अलग अलग एफडीआई से, अलग अलग सेक्टर से, बहुत सारे सेक्टर से, आपके आई थिंक 37 सेक्टर से। तो 37 सेक्टर से, तो 37 सेक्टर्स में कौन कौन से, क्या, कहाँ कहाँ से एफडीआई अलाउड है, कहाँ से नहीं, कितना एफडीआई अलाउड है, और कौन सा रूट के तहत अलाउड है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे फ्रेंड्स, ये भी मैं आपको बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना है, लेकिन बस रिवीजन करिए आप। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं हर वीडियो में, हर चैप्टर में आपको बताती हूँ कि रिवीजन कीजिए, और रिवीजन के लिए आपको सेपरेट टाइम नहीं मिलने वाला है, आपको साइमल्टेनियसली रिवीजन भी करनी है, आपको साइमल्टेनियसली पढ़ाई भी करनी है। कैसे रिवीजन करनी है मैंने बताया है कि स्क्रीनशॉट निकालिए, जब भी टाइम मिलेगा एक बार देख लीजिए, यही होता है रिवीजन। रिवीजन और कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर आता है आपका, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स दिए रखे हैं, उसमें कितना एफडीआई लिमिट है, और कौन सी रूट के तहत यहाँ पे एफडीआई अलाउड कर देंगे। तो पहला आता है आपका एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, उसमें आपको 100% एफडीआई अलाउड है और ऑटोमेटिक रूट के तहत है। फिर आता है प्लांटेशन सेक्टर। ये जो सेक्टर है फ्रेंड, इनको मैं डिटेलिंग नहीं करूंगी, ठीक है, ये सबको पता है। अगर किसी को पर्टिकुलर सेक्टर नहीं पता है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं उस सेक्टर के लिए आपको एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी कि उस सेक्टर में एक्चुअली क्या काम होता है। फिर आता है प्लांटेशन सेक्टर में 100% ऑटोमेटिक रूट के तहत होता है। तीसरा है माइनिंग सेक्टर, जिसमें 100% एफडीआई है, ऑटोमेटिक रूट है। माइनिंग कोल एंड लिग्नाइट, 100% एफडीआई है और ऑटोमेटिक रूट यहाँ पे है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, इसको याद कैसे करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस सेक्टर में 100% एफडीआई है, ऑटोमेटिक रूट के तहत है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 100% है, लेकिन अगर एफडीआई करना है तो 74% तक ऑटोमेटिक है, मतलब आपको डिफेंस डिपार्टमेंट की यहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको 74% तक एफडीआई करना है। लेकिन जैसे ही आप 75 तक चले, 75 से शुरू करेंगे, तो 75 से लेकर 100% तक आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर बात है आपका ब्रॉडकास्टिंग। तो ब्रॉडकास्टिंग में ये आपका 74% यहाँ पे अलाउड है, और ऑटोमेटिक रूट से है, 74% है और ऑटोमेटिक रूट है। ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज में 49% है और गवर्नमेंट रूट है। अपलिंकिंग ऑफ नॉन न्यूज एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल्स डाउन लिंक, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना जितना बुक में दिया, अगर एग्जाम में पूछेंगे कि ब्रॉडकास्टिंग 75 से आगे कितना है, ठीक है, तो नॉट अलाउड आप लोग लिखेंगे, नॉट अलाउड। यहाँ पे जितना बुक में दिया है ना, हम लोग, मैंने नेट से भी बहुत सर्च किया
ये मुझे नेट से मिला नहीं, या मैंने बहुत सर्च करने की कोशिश की कि अगर ब्रॉडकास्टिंग में हम लोग 75 से आगे चले जाते हैं तो क्या वो अलाउड है या नहीं, लेकिन मुझे डेटा जो है नहीं मिला। अगर आप लोगों को मिलता है तो आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन में लिखेंगे कि नॉट अलाउड, जितना दिया है इस टेबल में उतना ही याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। फिर ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट सर्विसेज में 49% यहाँ पे अलाउड है, वो भी गवर्नमेंट थ्रू अलाउड है। अप लिंकिंग ऑफ नॉन न्यूज एंड करंट अफेयर्स टीवी चैनल्स, डाउन लिंकिंग 100% है, ऑटोमेटिक रूट है। प्रिंट मीडिया में 26% है, गवर्नमेंट रूट है। सिविल एविएशन में 100% है, ऑटोमेटिक रूट है। सिविल एविएशन एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑटोमेटिक है 49% तक, उसके आगे है गवर्नमेंट, आपका गवर्नमेंट कंट्रोल के हाथ में है। फिर सिविल एविएशन में आपको कितना है, एफडीआई 100% है, ऑटोमेटिक रूट है। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट टाउनशिप हाउसिंग बिल्डअप इंफ्रास्ट्रक्चर 100% ऑटोमेटिक रूट। इंडस्ट्रियल पार्क में 100% है, ऑटोमेटिक रूट है। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में 74% है, उसमें भी ऑटोमेटिक है 49% तक, और 49 से लेकर 74% तक गवर्नमेंट रूट है। सैटेलाइट्स में है 74% और गवर्नमेंट रूट है। फिर आता है आपका टेलीकॉम सर्विसेज में 100% है और ऑटोमेटिक है। फिर आपका कैश एंड कैरी होलसेल ट्रेडिंग में आपका आता है 100% और ऑटोमेटिक रूट है। ई कॉमर्स एक्टिविटीज में 100% ऑटोमेटिक। सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 100% और ऑटोमेटिक। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में 51% और गवर्नमेंट थ्रू है। ये सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग मतलब क्या होता है कि कोई भी दुकान है मान लीजिए, और वो किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के वहाँ पे प्रोडक्ट बेच रहा है, जैसे कि आईफोन है, एक मोबाइल की दुकान है और वो बस आईफोन की मोबाइल ही बेच रहा है। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में क्या होता है कि तो जो दुकानदार है वो मल्टीपल ब्रांड्स वहाँ पे अपनी दुकान में रखता है, जैसे कि वो आईफोन भी रखेगा, सैमसंग भी रखेगा, माइक्रोमैक्स भी रखेगा, ऐसे बहुत सारे वहाँ पे ब्रांड वहाँ पे रखने वाला है। फिर ड्यूटी फ्री शॉप्स में 100% है, ऑटोमेटिक रूट है। और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी 100% ऑटोमेटिक रूट है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज में 100% एफडीआई अलाउड है, ऑटोमेटिक रूट से। बैंकिंग जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है उनमें 74% अलाउड है, लेकिन 49% तक ऑटोमेटिक है, और 49 से लेकर 74% तक यहाँ पे गवर्नमेंट रूट है। बैंकिंग जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनमें सिर्फ 20% एफडीआई अलाउड है, वो भी गवर्नमेंट की परमिशन के बिना नहीं कर सकते ना। गवर्नमेंट की परमिशन आपको चाहिए होगी अगर पब्लिक सेक्टर में 20% तक की एफडीआई करना चाहते हो तो। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज में 100% एफडीआई अलाउड है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो होती है सिक्योरिटीज मार्केट में उनमें 49% हुई ऑटोमेटिक रूट से। इंश्योरेंस कंपनीज में 100% एफडीआई अलाउड है, ऑटोमेटिक रूट से। पेंशन सेक्टर 49% अलाउड है, ऑटोमेटिक रूट। पावर एक्सचेंजेस 49% ऑटोमेटिक रूट। व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेशन 100% ऑटोमेटिक रूट। फाइनेंशियल सर्विसेज एक्टिविटीज रेगुलेटेड बाय आरबीआई सेबी इडा 100% है, ऑटोमेटिक रूट। फार्मास्यूटिकल 100% ऑटोमेटिक। फार्मास्यूटिकल्स ग्रीन फील्ड में 100% है, ब्राउन फील्ड में भी 100% है। लेकिन अगर ब्राउन ग्रीन फील्ड मतलब फार्मास्यूटिकल जो नई नई कंपनी जहाँ पे खड़ी हुई है, जिन्होंने पहली बार अपनी कंपनी बनाई है, पहली बार प्रोडक्शन करेगी, तो उनमें ये एफडीआई करने के लिए 100% है, ऑटोमेटिक रूट से। और जो पहले से ब्राउन फील्ड जो पहले से लगी हुई हुई है, तो उनमें ये एफडीआई 100% अलाउड है, लेकिन 74% तक ऑटोमेटिक है, और 74 से आगे आपको यहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन लगने वाली है। फिर आता है आपका लास्ट का है कि फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया 100% है, और उसमें गवर्नमेंट की परमिशन आपको लगने वाली है, ठीक है। पढ़ तो लिया फ्रेंड्स, लेकिन मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि किस में कितना अलाउड है और कौन से रूट के तहत अलाउड है, तो इसको याद कैसे रखेंगे इजीली। रिवीजन तो मस्ट है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, ये जो 100% यहाँ पे दिख रहा है ना, ये जितने भी फील्ड है 100%, 100%, 100%, इनको याद मत कीजिए, ठीक है। इनको याद हम लोगों को नहीं करना है। एक सेकेंड, हमको याद करनी है वो सेक्टर जिनमें 100% से कम है, तो ठीक है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आधे जो सेक्टर से वो कम हो जाएंगे। तो याद कैसे करेंगे, देखिए, अब यहाँ पे एक एग्जांपल समझेंगे हम लोग। आप लोगों ना इनके स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ये 74% है, 20% है, ये 49% है, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट निकल के इनको रिवाइज करके, इनको छोड़ के जितने भी सेक्टर्स आएंगे उनको उसमें हमको पता है कि 100% है, ठीक है। बस ऑटोमेटिक रूट है या गवर्नमेंट रूट, ये थोड़ा सा आप लोगों को अंदाजा कैसे लगाना है कि जैसे भी सेक्टर आपका नाम आप लोग पढ़ते हो ना, आपको सेंस होता है कि ये सेक्टर जो है ना, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए बोलिए या आप इंडिया की सिक्योरिटी की, वही नेशनल सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंट है या नहीं। अगर इन सेक्टर्स में हम लोग ये डे अलाउ कर देंगे तो कोई ऐसा तो नहीं होगा कि कई दूसरे देश के लोग या दूसरे देश की कंपनी हम पे हावी हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि अभी मान लीजिए यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर है, अगर बैंकिंग सेक्टर में हम लोगों ने क्या कर दिया कि एफडीआई अलाउ कर दिया, तो एफडीआई और ऑटोमेटिक रूट से भी अलाउ कर दिया, तो क्या होगा कि हमारा फाइनेंशियल डेटा जो है वो नो रिस्क पे आ जाएगा। हमारे लोगों का डेटा हम लोग वो जो दूसरे देश की कंपनी यहाँ पे आई हुई है, वो कहीं ऐसा ना हो कि सॉफ्टवेयर में कोई ऐसे चेंजेस कर दे, या हमारे जो जिसकी वजह से हमारे कस्टमर का डेटा जो है वो चला जाएगा, कस्टमर का जो बिलीव है बैंकिंग सेक्टर से वो चला जाएगा। या आप लोग बोल सकते प्राइवेट सेक्टर वही होगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इन सिक्योरिटीज मार्केट। तो शेयर मार्केट में अगर हम लोग यहाँ पे एफडीआई ज्यादा अलाउ कर देंगे
तो 51% अलाउ कर देंगे तो मैनेजमेंट उनके हाथ में चला जाएगा, तो वो कहीं ऐसा ना हो कि वो सॉफ्टवेयर में चेंजेस कर दे, या हमारे शेयर कर कहीं हमने एक शेयर अलॉट अलॉट कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि 3-3 शेयर उनके लोगों को अलॉट हो जाए। तो इससे क्या होता है, जिस जिस सेक्टर में एफडीआई ज़्यादा अलॉट करने से हमारा नुकसान होने के चांसेस आपको लगते हैं फ्रेंड्स, तो वो सेक्टर्स आपको यहाँ पे सेक्टर्स पे उस पे लिमिट होने वाली है, ठीक है? अपने आप आपको जिस तरीके से याद रखना आता है आप उस तरीके से याद रखिए, लेकिन याद रखिए, ठीक है? ऐसे रैंडमली याद नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। आप लोगों को ट्रिक या आप लोगों को अपने हिसाब से इसे याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार क्विक से रिवाइज कर लेंगे। तो हमने देखा था कि एफडीआई क्या होता है। एफडीआई मतलब कोई फॉरेन की कंपनी जब हमारी इंडियन कंपनी में मैनेजमेंट में हिस्सा लेने के लिए यहाँ पे पैसे लगाती है, शेयर खरीदती है, तो उसे बोलते हैं एफडीआई। एफडीआई बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसकी वजह से ग्रोथ बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो एफडीआई लाने के लिए सबसे पहले आपको फेवरेबल पॉलिसी देनी पड़ेगी या स्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एफडीआई के बारे में थोड़ा बता रखा है कि कौन कौन से सेक्टर्स में एफडीआई यहाँ पे अलाउ किया गया है। तो 2021-22 में हमारी एफडीआई जो है वो काफी हद तक बढ़ गया था। कितना हो गया था वो? $36.6 बिलियन इतना हो गया था। तो अगर एफडीआई आपको आपको कर हमारी इंडियन कंपनी में एफडीआई कराना है तो कौन कौन से रूट के तहत हम लोग एफडीआई कर सकते हैं? तो पहला आता है आरबीआई का ऑटोमेटिक रूट और दूसरा आता है गवर्नमेंट रूट। तो ऑटोमेटिक रूट के तहत यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है उसे पर्टिकुलर गवर्नमेंट की वहाँ पे पर्टिकुलर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वहाँ पे परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट रूट के अगर अंडर आप लोग एफडीआई यहाँ पे ऐसे ऐसे सेक्टर में आप लोग एफडीआई करते हो जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के परमिशन के अंडर आता है, तो वहाँ पे आपको उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अलग अलग फिर हमने देखा कि गवर्नमेंट रूट के तहत अगर 5 करोड़ से 5,000 करोड़ से ज्यादा एफडीआई आप लोग ले रहे हो, तो वहाँ पे आपको गवर्नमेंट की जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है या पर्टिकुलर मिनिस्ट्री होती है उनकी वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ने वाली है। फिर अगर आगे हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स देखे और डिफरेंट डिफरेंट एफडीआई लिमिट्स देखे, तो याद कौन कौन से करने ज्यादा नहीं करने हैं। जो भी आपको 100% से कम लगते हैं उनको याद करना है, और गवर्नमेंट या ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आपको अपना थोड़ा सा वहाँ पे अंदाजा लगाना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स में अगर हम लोग गवर्नमेंट की परमिशन लेंगे तो हमारे इंडिया जो है, हमारी इंडियन सिक्योरिटी जो है वो सेफ रहने वाली है, ठीक है? तो ऐसे आप लोग याद करेंगे इसे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका पार्ट नंबर 4 खत्म होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।